हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो वैकेंसीज निकली हैं उसका हम इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। नए आए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले स्टूडेंट्स की डिमांड पर, स्पेशली बिकॉज क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में हमारा काफ़ी टाइम से एक स्पेशलाइजेशन है और एक मार्केट में एक सक्सेस रेशियो जो है इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा ज़्यादा होने के कारण जैसे ही कोई इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज रिलीज होती हैं तो बच्चों के कमेंट्स मैसेजेस आने लगते हैं कि मैम हमको इकोनॉमिक्स के इस ये वाली मतलब वैकेंसी के लिए पूरी प्रिपरेशन पूरा कोर्स चाहिए। तो हमने यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स का कोर्स स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पर अपनी एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है। भाई बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर हम कोर्सेज लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स का, जिससे फ़ायदा हो। कंप्लीट सिलेबस ठीक है, मिलेगा मिलेगा। और ये बिल्कुल फ्रेश बैच है भाई, इसमें ऐसा नहीं है कि है ना, मतलब फ्रेश बैच चल रहा है ये। और लाइव रिकॉर्डेड दोनों इसमें रहेंगी और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगी इंग्लिश हिंदी मीडियम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाकी के हम एप्लीकेशन पे करेंगे। ठीक है, तो डाउट सॉल्विंग के लिए आपको नंबर दे दिया जाएगा एक व्हाट्सएप बेसिकली। और प्रीलिम्स के बाद जब आपका प्रीलिम हो जाएगा उसके बाद हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी। तो हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये सब चीज़ें एप्लीकेशन पर दिखा भी देती हूँ कैसे किस तरह से हैं। ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है, राइट। ये रहा। अब ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द बुक कैन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसके द्वारा लिखी गई है। ये बेसिक क्वेश्चन है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसी से ये क्वेश्चन बना है। तो जैसे कि मुझे जितने भी इसके क्वेश्चंस देखिए अब तक मिले हैं, मैंने वो जैसे एनालिसिस किए तो देखा कि एग्जाम अब पे प्रीलिम्स का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर अच्छी तैयारी करें तो प्रीलिम्स क्लियर करना बच्चे के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेंस क्लियर करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो उसको इस तरह से करिए कि प्रीलिम्स एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए अभी से शुरू करिएगा तैयारी। ऐसे नहीं है कि पहले आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव वे से तैयारी कर ले, है ना। तो अभी से आप पूरा डिटेल्ड में तैयारी करनी शुरू करिएगा ताकि आपके साथ साथ रिटर्न के लिए भी होती जाए। और एक चीज़ और, अगर मेरे पास तो मुझे अभी जो इसके 30-40 क्वेश्चंस मिले हैं 2021 वाले के, आप किसी भी स्टूडेंट के पास, क्योंकि बच्चे को होता है ना कि दिया हुआ है ये आपने एग्ज़ाम पहले, तो इसका क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो प्लीज़ आपको जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया ना, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है? आप क्वेश्चन पेपर भेजोगे अगर तो हम उसको यहाँ पे ज़रूर आपके लिए पूरा सॉल्व करवाएँगे, क्योंकि बच्चों को कई बार होता है कि उन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था या इस ईयर में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उनके पास वो क्वेश्चंस होते हैं सारे, मेमोरी बेस्ड वगैरह या जैसे भी। तो वो आप प्लीज़ भेज दीजिएगा और हम उसको भी पूरा सॉल्व करवा देंगे। सो अब ये जो है एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है? ये बुक जो है रॉबिन्स जी के द्वारा दी गई है। उनकी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1932 में। ठीक है? इन्होंने उन्हें उन्होंने एक ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। अगर आप देखो तो ये चीज़ प्लस 2 जो है, प्लस 2 में आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो प्लस 2 में आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उनकी इस बुक में आई थी। डेफिनेशन ये थी, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस व्हिच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, मतलब जो भी एक ह्यूमन है उसके गोल्स है, उसकी वांट्स है, एंड स्केर्स मीन्स, और उसको पूरा करने के लिए जो उसके रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं यानी कि लिमिटेड हैं। और जो उसकी एंड्स है, जो ह्यूमन की वांट्स है ना, 3 चीज़ों की यहाँ पे बात होती है। एक तो हो गया एंड्स यानी कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं, है ना? और उनको पूरा करने के लिए अब ये वांट्स जो हैं ये बेसिकली अनलिमिटेड होती हैं। और इसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज़ होते हैं, है ना? जो मीन्स होते हैं वो स्carce यानी कि लिमिटेड होते हैं। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज़ को अल्टरनेटिव यूजेस पर हमको लगाना होता है। अलग-अलग यूजेस अपनी अनलिमिटेड वांट्स को ह्यूमन को पूरा करने के लिए, है ना? तो
अब जैसे कि मान लो एक मिल्क है, ठीक है? अब अल्टरनेटिव उसके यूजेस हो सकते हैं, उससे कर्ड बन सकता है, बटर, घी एटसेट्रा। देयर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ ए स्carce रिसोर्स। तो हमको अपनी वांट पूरी करने के लिए ये जो स्carce रिसोर्स है, इसको कैसे अल्टरनेटिव यूजेस पर लगाकर ह्यूमन को अपनी वांट को सेटिस्फाई करना है ना? दैट इज द बेसिकली इकोनॉमिक्स। तो इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर जो है, ये इकोनॉमिक्स होती है। सो किसने, रॉबिन्स की बुक में ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी बोलते हैं। याद रखिएगा, प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन कॉल्ड प्राइस थ्योरी बिकॉज इट स्टडीज हाउ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, है ना? गुड्स के प्राइजेस एंड फैक्टर्स के प्राइजेस कैसे डिटरमाइंड होते हैं, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हम नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है जी। देन इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। कहते हैं इकोनॉमिक्स वो है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं, डू। किसके द्वारा ये चीज कही गई है? जैकब विनर जी ने ये चीज कही है। उन्होंने एक रिमार्क दिया, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है? तो देखिए, जब हम टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं ना, तो इस तरह से ये हमारा बनता है। दैट इज द बेसिकली टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। ये तीन रिलेशनशिप होते हैं। सो व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कन्वेक्सिटी रूल इम्प्लाइज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व रिवील्स। इंडिफरेंस कर्व का कन्वेक्सिटी रूल देखो, इंडिफरेंस कर्व जब हम बनाते हैं तो वो इस तरह से कन्वेक्स शेप में बनता है। इंडिफरेंस कर्व इज ऑफ कन्वेक्स शेप। अब ये जो कन्वेक्स शेप का इंडिफरेंस कर्व है, बेसिकली ये क्या चीज बताता है? ये बताता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश हो रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। कहने का मतलब कि मुझे एक कमोडिटी का अगर एक यूनिट पहले से ज्यादा कंज्यूम करना है, तो दूसरी कमोडिटी के कम यूज होंगे और वो जो सब्स्टिट्यूशन है वो कम होता जाएगा, पहले से कम 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 ऐसे होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मान लो मेरे पास एक्स कमोडिटी है 1 2, इसका मैं हर बार एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है। वाई का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट? तो वाई का सेक्रीफाइस देखो ध्यान से कैसे हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। सो 10, एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए मैंने वाई के 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए। फिर एक यूनिट इसका ज्यादा लेने के लिए मैंने सिर्फ 2 यूनिट वाई के सैक्रिफाइस किए। फिर 1 यूनिट इसका ज़्यादा लेने के लिए मैंने सिर्फ 1 यूनिट जो है वाई का सैक्रिफाइस किया। दैट इज़ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। की जो सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो मेरा डिमिनिश होता जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे मैं एक्स को पहले से ज़्यादा कंज़्यूम कर रही हूँ, तो हम बोलते हैं ना कि एक चीज़ को जब हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है। इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम एक्स से कहीं न कहीं ऊबते जा रहे हैं। जब आप बचपन में पिज़्ज़ा खाते थे, आइसक्रीम, जब रोज ही वो चीज खाने लग जाते थे, आप बोलते थे ना कि बस अब नहीं, अब मन भर गया मेरा, मैं ऊब गई इस चीज से। सेम यही चीज है कि जब हम एक चीज की ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होने लग जाती है। इस कारण मैं वाई को पहले से कम सब्सटीट्यूट करने लग गई हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरे लिए कहीं ना कहीं कम होने लग गई है। पहले मैं एक्स का एक यूनिट ज्यादा लेने के लिए वाई के 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार थी। फिर मैं एक्स का एक यूनिट ज्यादा लेने के लिए वाई के सिर्फ 2 ही सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बात समझी हो ना? सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये ही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पीछे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत काम करता है। और इन डिफरेंस कर्व जो हमारे कन्वेक्स शेप में होते हैं इस तरह से, उसके कारण भी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर? अगर वही मैं इन डिफरेंस कर्व को ऐसे बनाऊं, जो कि रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी में नहीं होता, कनकेव शेप में बनाऊं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होगा। और जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनके केस में मेरा इन डिफरेंस कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। दैट मीन्स कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आगे देखो, व्हाट इज प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखो बेसिकली जो डिमांड है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना? तो नेगेटिव रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली।
जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसी फंक्शन को अगर मैं इन्वर्सली बना दूं, ऐसे कहूं दैट प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड, तो ये रिलेशन पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसका प्राइस बढ़ाते हैं। बात समझ गए? सो प्राइस डिमांड इज बेसिकली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये बेसिकली हम डिमांड फंक्शन कंसीडर करते हैं दैट डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, जो ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। थ्योरी ऑफ लेयर क्लास किसके द्वारा लिखी गई है? थ्योरी ऑफ लेयर क्लास वेबलन जी के द्वारा लिखी गई है। द थ्योरी ऑफ लेयर क्लास 1899 में ये बुक आई थी, जिसमें उन्होंने कंस्पिशियस कंजम्पशन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। कंस्पिशियस कंजम्पशन ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शनल केस जाता है कि लोग जो है वेबलन गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, है ना, या ऐसी चीजें जो शो ऑफ के लिए या प्रेस्टिज वैल्यू के लिए लोग उनकी कंजम्पशन कर रहे हैं। और ये जो कंस्पिशियस कंजम्पशन का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि प्राइस उस चीज का ज्यादा होने के कारण भी लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। मैंने एक यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले। उसमें मैंने एक एयरपोर्ट की एग्जांपल से आपको समझाया था कैसे एयरपोर्ट पर ये वेबलन इफेक्ट होता है, सभी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, है ना। तो वो एक एनवायरनमेंट है लग्जरी वाला, तो प्रेस्टीज के लिए लोग महंगी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अभी मेरे पास है ना महंगे ब्रांड्स जो हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं दिखाने के लिए, शो ऑफ टेंडेंसी, प्रेस्टीज वैल्यू। तो वेबलन इफेक्ट ये कंस्पिशियस कंजम्पशन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लेयर क्लास, ठीक है। तो इसी पर आधारित है बेसिकली कि जब जो ब्रांडेड चीजें हैं, है ना, लोग प्रेस्टीज वैल्यू के लिए खरीदते हैं। वो खरीदते इसलिए क्योंकि उनका प्राइस ज्यादा है, उनकी डिमांड इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। सो वेल्थ एंड सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, इन द केस ऑफ इनकम डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड द डिमांड कर्व स्लोप्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपके कोर्स में पूरा अच्छे से मैंने करवाया हुआ है सारा, इसका जो रिलेशनशिप्स वगैरह है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो इनकम इफेक्ट होता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पहले से कम करूंगी। इन्फीरियर गुड्स बेसिकली चीपर कमोडिटीज होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं डबल टोन्ड मिल्क वो थोड़ा सस्ता आता है फुल फैट मिल्क के कंपैरिजन। तो जब बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो कहता है कि मुझे लग्जरी कमोडिटीज पर ज्यादा खर्चा करना है और जो सस्ती चीपर कमोडिटीज है उनकी कंजम्पशन को कम कर देना है। सो इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है कम होती है। सो इनकम डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स के केस में डिमांड कब आपका डाउनवर्ड। सो द करेक्ट आंसर शुड बी नॉट अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज डाउनवर्ड, ऐसे बनेगा ना ये कर्व, नेगेटिव रिलेशन है। इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इंक्रीजेस। और बेसिकली हम जब ये जो एंजल कर्व बनाते हैं, एंजल कर्व में ये चीज डिपिक्ट होती है कि एक साइड पर हम लेते हैं उस डिमांड उस चीज की, ठीक है, जो वो कमोडिटी है, और एक तरफ हम लेते हैं बंदे की इनकम जो है। जैसे मैंने कहा इनकम बढ़ने से जो इन्फीरियर गुड है, कोई भी इन्फीरियर गुड इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम करता है कंज्यूमर, है ना। तो इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई, तो ये कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये शेप बनेगी इसकी डाउनवर्ड, ये देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप होता है नॉर्मल गुड के केस में, एंजल कर्व ऐसे बनता है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। सो द आंसर इज थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जी, बिकॉज पूरक हैं एक दूसरे के। ये टी एंड कॉफी जो है ये सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के, टी ना मिले मैं कॉफी से काम चला सकती हूँ। पेप्सी एंड कोका कोला भी सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है जी। इन विच ईयर आरबीआई नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई 1949 में नेशनलाइज हुआ था। मेरी जो नोट्स वाली रिवीजन बुक है उसकी एंड में सारी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, उसमें भी ये डेट मेंशन है। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू, प्रोडक्शन फंक्शन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम इसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट, द इनपुट में भी लेबर कैपिटल जो भी है ना, तो आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट। देन मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। यहाँ हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे भी लिखते हैं, टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है दैट इज आल्सो मार्जिनल कॉस्ट, है ना। सो यहाँ पे चेंज इन सेकंड वाला, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। देन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल मेनली डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग assumption। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हम सभी देखो दो लॉ होते हैं, एक होता है रिटर्न्स टू फैक्टर, एक होता है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर एक शॉर्ट रन लॉ है, इसमें हम कहते हैं कि वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है, ठीक है, और अदर फिक्स, मतलब
एक वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स्ड फैक्टर इसमें हम कंसीडर करते हैं ना, जो लैंड को हम फिक्स्ड कंसीडर कर लेते हैं और लेबर उस पर वेरिएबल कंसीडर करते हैं। जो रिटर्न्स टू स्केल है, ये लॉन्ग रन का लॉ है और उसमें सभी इनपुट्स हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो आर इनपुट्स आर वेरिएबल। ये पूरे लॉज बहुत अच्छे से आपको करवाए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ, देखिए मोनोपली में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती बिकॉज वो सिंगल सेलर है, भाई उसको क्या पड़ी है एडवर्टाइज करने की, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा होती है, डुओपोली ओलिगोपोली में भी होती है, पर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप टीवी में जितनी भी एड्स वगैरह देखते हो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है, तो है ना। एक क्रीम है, 10 तरह की फेयरनेस क्रीम में आ रही है मार्केट में, 10 तरह की सनस्क्रीन्स आ रही हैं मार्केट में, 10 तरह के साबुन आ रहे हैं, पेस्ट, टूथपेस्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि हर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट उसमें कर रहा है कि मेरे में ये खास है, तो वो उनको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा बिकॉज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स होती है। ओलिगोपोली जो है एक ऐसी किस्म है जिसमें मार्केट के सबसे ज़्यादा दबदबा रखने वाले 7 से 8 फर्म्स जो इसमें होते हैं, और डुओपोली जो है वो ओलिगोपोली की ही एक किस्म है जिसमें 2 फर्म्स जो हैं जिनका मार्केट में सबसे ज़्यादा दबदबा रहता है। तो इनमें भी एडवर्टाइजमेंट होती है पर मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा होती है ना? क्योंकि ऑलरेडी इन फर्म्स का थोड़ा मार्केट पर कैप्चर होता है, तो वो इतना एडवर्टाइजमेंट पर, इसमें एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते तो फिर हम ओलिगोपोली, डुओपोली को सिलेक्ट कर सकते थे। पर मोनोपोली में तो बिल्कुल नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में भी बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर अर्निंग्स एक्सप्लेन्ड बाय, ट्रांसफर अर्निंग्स का कंसेप्ट किसने दिया है भाई? अल्फ्रेड मार्शल जी ने ये कंसेप्ट दिया है। ट्रांसफर अर्निंग्स बेसिकली होती क्या है, ध्यान से समझ लो। दैट इज अ मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इट्स प्रेजेंट यूज। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा समझती हूँ कि मिनिमम पेमेंट किसी फैक्टर को हायर करने के लिए जो मुझे उसे देनी पड़ेगी, एज ए प्रोड्यूसर क्लास मुझे किसी लेबर को अपने पास हायर करने के लिए मिनिमम उसे 50,000 सैलरी देनी पड़ रही है उसे अपने पास रखने के लिए, दैट इज अ ट्रांसफर अर्निंग, ठीक है। सो मिनिमम पेमेंट जो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसकी प्रेजेंट यूज में रखने के लिए जरूरी है, मतलब अगर उसको मैं इतना नहीं दूंगी तो वो मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना, काम नहीं करेगा। सो ट्रांसफर अर्निंग, सो एनी पेमेंट ओवर ट्रांसफर अर्निंग्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट। देखो ध्यान से समझो, इफ ए वर्कर कैन अर्न 20,000 इन अनदर जॉब बट इज पेड 25,000 इन करंट जॉब। एक वर्कर जो, अब देखो कहता है कि जो ट्रांसफर अर्निंग से ऊपर की इनकम होती है ना वो उसकी इकोनॉमिक रेंट होती है। मान लीजिए मिनिमम इनकम उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए 20,000 चाहिए, ठीक है, और उसको मिल रही है, पे की जा रही है 25,000, तो उस ट्रांसफर अर्निंग्स के ऊपर वाला जो पार्ट है 5,000, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक रेंट, ठीक है जी। एब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज स्टेटेड बाय, एब्सिस्टेंस का मतलब होता है त्याग या सेक्रीफाइस। क्या मतलब होता है? त्याग करना किसी चीज का, ठीक है। ये क्या हो रहा है? वेट, हाँ, त्याग करना किसी चीज का या सेक्रीफाइस। सो ये थ्योरी जो है नसुआ सीनियर जी ने दी है, नसाउ सीनियर जी, सॉरी मेरे से प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, दैट इज नसाउ सीनियर जी। सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। नसाउ विलियम सीनियर, सो उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर एब्सटिनेंस, इंटरेस्ट जो है वो एब्सटिनेंस के लिए एक रिवार्ड है। एब्सटिनेंस का मतलब है कि बंदा को सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, उसका रिवार्ड इंटरेस्ट है। अब देखो एग्जांपल के तौर पर आपके पास पैसे हैं, उस पैसे से आप कुछ कंजम्पशन नहीं कर रहे, कुछ डिमांड नहीं कर रहे, उस पैसे को आप जाके एफडीओ में करवा रहे हो जमा, है ना, या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने एक सेक्रीफाइस किया कि उसने आप उससे आपने कंजम्पशन नहीं की, तो उसी सेक्रीफाइस का रिवार्ड आपको क्या मिला? इंटरेस्ट, है ना। सेम अब यही चीज यहाँ पे है, फॉर पोस्टपोनिंग प्रेजेंट कंजम्पशन एंड सेविंग इंस्टेड, आपने प्रेजेंट कंजम्पशन को पोस्टपोन करके वो पैसे अपने सेव किए और उसी का रिवार्ड आपको मिला इंटरेस्ट, ठीक है, यही चीज है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेट नेशनल, अच्छा, जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में जो डेप्रिसिएशन होता है उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, यानी कि एनएनपी में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे यू विल गेट जीएनपी, तो जीएनपी जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा हुआ, ग्रेटर होगा, ठीक है जी। नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड पूछा है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम जब हम मेजर करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जितने हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन की गई है ना। जैसे हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और इनकी जो इनकम्स होती हैं, लैंड की हो गई आपकी रेंट,
लेबर का हो गया वेजेस, कैपिटल का हो गया इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के हो गए प्रॉफिट। इनकम मेथड में हम ये चीज देखते हैं, इनकम्स इनकी। और प्रोडक्ट मेथड में इनके द्वारा जो प्रोडक्शन की गई है वो। एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा सारा एक्सपेंडिचर आ जाता है, दैट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, केन्स की अकॉर्डिंगली, जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है केन्स की, कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिव डिमांड कहाँ पे होती है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और केन्स ने कहा है कि एग्रीगेट सप्लाई को उसने कांस्टेंट रखा है और हमेशा उसने एग्रीगेट डिमांड की बात करी है, दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये भी याद रख लो इक्वेशन। ठीक है। तो वो कहता है कि जो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है उस पर इकोनॉमी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में, डिसइक्विलिब्रियम में, अंडर इक्विलिब्रियम में। केन्स कहता है कि इफेक्टिव डिमांड वाले पॉइंट पे जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में होती है, भले ही वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होता, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। क्लासिकल्स ने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक नॉर्मल फीचर है इकोनॉमी का, जबकि केन्स कहता है कि नहीं, ये नॉर्मल फीचर नहीं है, इकोनॉमी में डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड रहती है, जिस कारण सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं होती, यानी कि डिमांड की कमी के कारण इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है। सो इफेक्टिव डिमांड बेसिकली इज ए पॉइंट वेयर इज इक्विलिब्रियम, पर उस पॉइंट पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है, जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही हो। ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब एग्जांपल देनी है टैक्सेस लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज के प्रॉफिट्स पर टैक्सेस लगते हैं उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। वेल्थ पर लगने वाला टैक्स वेल्थ टैक्स हो गया। एस्टेट ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी रियल एस्टेट पर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी सर्विस टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यानी कि एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वो गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। क्लियर। आगे देखिए, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी कि मेरे पास मीडियन 13 है एंड मीन 11 है, तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे 339 माइनस 22 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 17 आपका जो है 17 आंसर आ रहा है। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतने ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन पर, बेसिकली आप वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर इकोनॉमिक्स का कोर्स का थोड़ा कंटेंट दिखा रही हूँ। देखो इसमें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो हो चुकी है, ये एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स बेसिक्स हैं जो मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है। ये तो आपको सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगा। जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं वो आपको लाइव मिलेंगी। ये देखो कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1 पार्ट 2, इंग्लिश हिंदी में नोट्स हैं ये सारे। और ये आपका हो गया मैक्रो। ठीक है। अभी यहाँ तक ही हुआ है आपका, बाकी तो अभी हम कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स की बेसिक क्लासेस हैं। फिर इसमें ये पीवाईक्यूज़ की पीडीएफ्स डाली हुई हैं। क्लियर। तो इसमें अब ना कुछ शेड्यूल्ड भी होंगी क्लासेस। ये देखो जैसे ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, ये शेड्यूल्ड है क्लास। कंजम्पशन हिपोथेसिस ट्रेड साइकिल्स, तो जो आने वाली क्लासेस का शेड्यूल है वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है। ठीक है जी। तो ये चीज़, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।